So good evening, everyone. Am I audible and visible? जी बॉस। ठीक है। आज शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आ गए। एक छोटी सी क्लास लेंगे और नाम इसको हमने दिया है बैक टू बेसिक। ठीक है, बैक टू बेसिक लेके चलूंगा। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी बॉस। ठीक। शुरू करते हैं। दैट इज बैक टू बेसिक। ये हम लोगों का जो क्लास है आज का, इसका टॉपिक है फर्स्ट होम्योस्टेसिस। सबसे पहले बात करता हूँ बैक टू बेसिक मैंने क्यों कहा। देखिए, बैक टू बेसिक आने का मतलब है कि हम वापस से बेसिक पे जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। क्यों जा रहे हैं वो भी आपको समझ में आएगा। देखिए, हम आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन बेसिक जो हमारा है उसको हम भूल जाते हैं। मूल, जिसको हम बोलते हैं मूल, ये हम भूल जाते हैं। ये बेसिकली दीज आर अवर रूट्स। अगर ये स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम आगे जाके गड़बड़ हो जाएंगे। इसी का ये फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक को हम फिजियोलॉजी एज वेल एज होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो आज तक आपने जो भी पढ़ा होगा इन द योर कॉलेज इरा, वो आपने फिजियोलॉजी पर्पस से पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं उसको एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, किसी के भी कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, तो प्लीज नोट डाउन करके रख लेना, बाद में हम लोग उसको लेंगे। ठीक है, इतनी चीज अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंडेबल है? यस एंड नो? यस बॉस। चलिए, सभी लोगों को दिख रहा है और समझ में आ रहा है ना? यस एंड नो मुझे कम्युनिकेट कर दिया करिए। बस। ठीक है, यस। तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाई डू वी नीड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की क्यों नीड है हम लोगों को? आपको लगता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है? पहले भी कई बार क्लासेस में बता चुका हूं मैं, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, तो इस ह्यूमन बॉडी का एक एक्सटर्नल टेम्परेचर होगा अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल मीडियम, और एक इंटरनल टेम्परेचर होगा अकॉर्डिंग टू इंटरनल मीडियम। ठीक है, आप बाहर आपके कोल्ड हो रहा है, हॉट हो रहा है, वेदर कैसे भी चेंज होता रहे, यहां से यहां तक वो फर्क डालेगा, लेकिन अंदर का जो कोर टेम्परेचर है ये स्टेबल बना रहता है। स्टेबल इन द सेंस, अब मैं कह दूं कि 37 डिग्री सेल्सियस तो यही नहीं रहेगा, ये अप एंड डाउन करता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बट वो जितना भी है वो आपको यहां दिखेगा। इसीलिए हम जो भी टेम्परेचर लेते हैं वो हम म्यूकस मेम्ब्रेन पे लेते हैं या एक्सिलरी लेते हैं एंड रेक्टल लेते हैं, बस इतना ही लेते हैं, है ना? अंदर का टेम्परेचर इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, बट रीडिंग अप एंड डाउन हो सकती है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? जैसे मैंने लिखा भी है, आउटसाइड टेम्परेचर कैन बी चेंज ड्रामेटिकली, वी एक्सरसाइज, वी स्लीप, ईट एंड फास्ट। हम चाहे चलें, बैठें, एक्सरसाइज करें, सोएं, खाएं, कुछ भी करें, हमारा टेम्परेचर, इंटरनल कोर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये इंटरनल कंडीशन रिमेन विद इन कंट्रोल रेंज। ठीक है, की आइडिया, द बॉडी मेंटेन रिलेटिव स्टेबल इन्वायरमेंटल डिस्पाइट ऑफ एक्सटर्नल चेंज, जैसे कि मैंने अभी बात करी। तो सबसे पहली बात आती है व्हाट इज होम्योस्टेसिस। होम्यो, जैसे कि हम लोग होम्योपैथी में भी पढ़ते हैं, होम्यो मीन्स सिमिलर, ये मैंने लिखा भी है, होम्यो मीन्स सेम एंड सिमिलर।
सिमिलर, सेम। एंड स्टेसिस मीन स्टैंडिंग, रुक जाना, स्टेबल, यानी कि सिमिलर स्टैंडिंग, ऐसी अवस्था जहां पर आप सिमिलर स्टैंडिंग में रहते हैं। अब होम्योस्टेसिस कहने को बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन समझने को बहुत बड़ी चीज है इसके अंदर। थोड़ी देर के लिए मैं आपको इसमें समझाता हूं। अब मुझे बताइए कितने लोग यहां हैं जिन्होंने होम्योस्टेसिस पहले पढ़ा हुआ है? ये पीछे की लाइट आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है? नहीं बॉस। कितने लोगों ने होम्योस्टेसिस पढ़ा हुआ है? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, क्या बात है? नहीं पढ़ा मैं, बॉस। हाँ, पढ़ा है ना? जी बॉस, पढ़ा है। हाँ जी। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि आपने जो भी पढ़ा है आप उसी के हिसाब से समझिएगा। ये होम्यो मीन सिमिलर एंड सिमिलर स्टैंडिंग। अब ये सिमिलर स्टैंडिंग जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। किस चीज के लिए लेके, मैं सारी चीजों को लेके चलूंगा इसमें अलॉन्ग विद होम्योपैथी ऑल्सो, ठीक है? पहले हम सीधे सीधे फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग समझेंगे, फिर होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है? आप लोग मेरे साथ हैं तो बस बीच बीच में बोलते रहिएगा। चलिए, नॉट एब्सोलूट कॉन्स्टेंसी, मतलब ऐसा कांस्टेंट तो होता है लेकिन एब्सोलूट नहीं होता। एब्सोलूट माने अगर मैंने बोल दिया 50 तो ये 50 ही रहेगा, नो ऐसा नहीं है। ये ऊपर भी जाएगा, ये नीचे भी होगा, बट 10 टूवर्ड्स 50 रहेगा, ठीक है? इट्स अ डायनेमिक स्टेबिलिटी। अब देखिए शब्द आया डायनेमिक स्टेबिलिटी, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी का शब्द है, डायनेमिक स्टेबिलिटी। अब फिजियोलॉजी जब डायनेमिक है, हमारी पैथोलॉजी जब डायनामिक है, इसीलिए तो सर बोलते हैं मेडिसिन शुड बी डायनामिक। मेडिसिन को भी डायनामिक होना ही चाहिए। आज बहुत सारी चीजों के मिथ्स आपके दिमाग से हटाऊंगा, ठीक है? तो मेरे साथ बने रहना। अब होम्योस्टेसिस ऐसी कंडीशन है कि मैं एक घर को देखता हूं, मैं बाहर से देखता हूं, कभी वो कोई कलर कर देते हैं, कभी उसका कोई कमरा बदल देते हैं, लेकिन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर वो सेम का सेम ही है, ठीक है? वो अंदर से सेम है लेकिन बाहर के स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं। दैट इज होम्योस्टेसिस। ऐसे ही आप अपने ऊपर लें कि आपके बाहर कुछ भी चल रहा है, जैसे कोई आपसे गुस्सा होकर बात कर रहा है आपसे, जैसे जितने संत होते हैं, संत, रियल संत, आप उनसे कितना भी गुस्सा हो लो, कितना भी नाराज हो लो, कितना भी प्यार कर लो, कितना भी मुस्कुरा लो, कितना भी सम्मान दे दो, उनकी इंटरनल स्टेट एक जैसी रहती है। दैट इज होम्योस्टेसिस, ठीक है? ये फिजियोलॉजी टर्म में भी है, वैसे भी है, अभी आगे हम और समझेंगे। बेसिक कंट्रोल ऑफ द होम्योस्टेटिक सिस्टम इज, जैसे सबसे पहले कोई चेंज हुआ, वो चेंज आपके सेंसरी रिसेप्टर्स लेके जाएंगे कंट्रोल सेंटर को। वो कंट्रोल सेंटर जो कि आपके ह्यूमन ब्रेन में है, सारे कंट्रोल्स हमारे इधर ही हैं, चाहे हाइंड ब्रेन में हो, मिड ब्रेन में हो या फोर ब्रेन में हो, ठीक है? सारे सेंटर्स यही हैं। तो ये यहां लेके जाएगा सेंसरी, देन यहां से मोटर शुरू होगा, हमारा इफेक्टर रिस्पॉन्स शुरू होगा, वो उसको करवाएगा, ठीक है? रिटर्न टुवर्ड्स, और ये प्रोसेस इसको वापस से नॉर्मल रेंज में ले आएगा। जैसे एग्जांपल लेंगे, अगली लाइन में हमें समझ में आ जाएगा। एक टेम्परेचर रेगुलेशन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, कैसे? आप एक एसी वाले कमरे में थे जिसका टेम्परेचर 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ था, एक कांस्टेंट टेम्परेचर चल रहा था, तो आप थोड़ा नॉर्मल फील कर रहे थे, यू फील नॉर्मल। अचानक उस कमरे से बाहर निकल के तेज धूप में गए, सनलाइट,
उस सनलाइट का एक्सपोजर जब आपके ऊपर हो रहा है तो उसमें 47 डिग्री टेम्परेचर की हीट है। तो ये जो व्यक्ति है इस पर ये 47 डिग्री टेम्परेचर पड़ा तो इसकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये 23 डिग्री पे है और बाहर 47 डिग्री है। ये टेम्परेचर डिटेक्ट इसकी बॉडी के ऊपर, इस व्यक्ति के बॉडी के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हैं उन रिसेप्टर्स के थ्रू पता चला कि 47 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। इसने इसको पहुंचाया कंट्रोल सेंटर पे। टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। अब हाइपोथैलेमस ने इसको समझा। अब हाइपोथैलेमस ने कहा वी शुड बी नीड टू कूल डाउन। अब हमें बाहर से इसको कूल करना ही पड़ेगा वरना ये झुलस जाएगी त्वचा। तो कूल करने का प्रोसेस क्या है? स्वेटिंग। इन्होंने यहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ाया। ब्लड का फ्लो बढ़ते ही यहां की जो ब्लड सप्लाई है वो वेसोडाइलेशन में गई, वेसोडाइलेशन में गई और इसके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उन्होंने स्वेट छोड़ना शुरू कर दिया। अब वो स्वेट बाहर आया, बाहर की एयर से टच हुआ और कूलिंग इफेक्ट देने लगा। तो बॉडी को 47 डिग्री से घटा करके, ये 47 डिग्री का टेम्परेचर घटा करके वो 32 के करीब ले आया। ना तो 23 डिग्री रहा ना 47 रहा, बीच में ले आया, जिसने इस बॉडी को झुलसने से बचा लिया और हीट लॉस हुआ और टेम्परेचर मूव्स टू बैक टुवर्ड्स नॉर्मल। और धीरे धीरे ये 30 से दोबारा से 28 तक फील होने लगा तो उसको लगा नॉर्मल है, अब हम झुलसेंगे नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? जी बॉस। चलिए, अब एक टर्म आता है नेगेटिव फीडबैक। कितने लोग जानते हैं व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक? बताओ, कितने लोगों ने पढ़ा है नेगेटिव फीडबैक? जी बॉस। क्या होता है पढ़ा नेगेटिव फीडबैक क्या होता है बताओ? एक वैल्यू का बढ़ना दूसरे वैल्यू को कम करता है। एक वैल्यू का बढ़ना दूसरे वैल्यू, वेरी गुड। इनवर्स। देखिए, इसमें अपोजिट चलता है ना, बिल्कुल सही कहा आपने। ओरिजिनल चेंज का अपोजिट, जैसे ही कुछ बढ़ा वो दूसरा वाला घटा देगा। ठीक, एग्जाम्पल, जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ा, बाहर से टेम्परेचर बढ़ा तो यहां से हीट लॉस हुई तो टेम्परेचर को डाउन किया। बाहर का टेम्परेचर बढ़ा तो इसने टेम्परेचर को डाउन किया। दैट इज नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव मींस बैड नहीं है, यहां पे नेगेटिव मींस माइनस है। जो बढ़ा उसको माइनस कर दो, नेगेटिव नेगेटिव माइनस कर दो, उसका उल्टा इनिशियल का माइनस कर दो। ठीक है, तो दैट इज नेगेटिव। ऐसे ही एक पॉजिटिव फीडबैक होता है। अब व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक? अंडरस्टूड है? जैसे ये नेगेटिव हुआ वो पॉजिटिव हो रहा है तो क्या होगा उसमें? बताइए। यहां अपोज हो रहा था, वहां इनहेंस कर देगा, वहां एक्सेसरेट कर देगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं ब्लड ग्लूकोज का, इससे और समझ में आएगा आपको। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल स्टेट में थे, नॉर्मल स्टेट में आपने कुछ मील खाया। ये व्यक्ति है, इसने नॉर्मल स्टेट में कुछ मील खा लिया। ये मील गया अंदर, इसके अंदर जाके इंटेस्टीन में जैसे ही एब्जॉर्ब हुआ, इसने ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा दिया। ठीक, अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज जैसे ही बढ़ा तो अंदर के रिसेप्टर्स तुरंत इसको सेंस कर लेते हैं कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया है। अब तुरंत ये पैंक्रियास को, क्योंकि ये कहां जाएगा? ब्रेन में, सेंटर पे,
यहां से तुरंत पेंक्रियास को एक्शन जाएगा, पेंक्रियास इंसुलिन सीक्रेट करेंगे, वो इंसुलिन इस ग्लूकोज को ले जा करके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पर पहुंचा देगा, ठीक है। और जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ था वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसके अपोजिट काम हुआ, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। तो ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो गया। अब देखिए डायबिटीज वाले पेशेंट में क्या गड़बड़ हो जाता है, बोलो। फीडबैक फीडबैक गड़बड़ हो जाता है, नेगेटिव फीडबैक उसका गड़बड़ हो जाता है। अब कितने लोगों ने जी ये बॉस। पढ़ रखा है? लगभग सबने पढ़ रखा है। अरे एक बार सब जी लोग हाँ 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 कर दो। पढ़ रखा है ना? जी बॉस। तो पढ़ा तो आपने ये भी है क्या, एफरिज्म नंबर 3 ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन है आपके पास? खोल लीजिए, 6th एडिशन ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जी की ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन, एफरिज्म नंबर 3। और सर क्या लिखते हैं, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, क्या सही होना चाहिए था डिजीज में, क्या सही होना चाहिए था। अब डायबिटीज मेलाइटिस में क्या सही होना चाहिए था, बोलो। नेगेटिव फीडबैक बैक वाली नेगेटिव प्रोसेस। फीडबैक सही होना चाहिए था, ठीक है। अब नेगेटिव फीडबैक का मतलब सिर्फ सिग्नल नहीं है, ये पूरे प्रोसेस को नेगेटिव फीडबैक कहा गया है। कुछ लोगों के इंसुलिन सिक्रीशन में प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों के रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों के इंसुलिन नॉर्मलाइज करने के बाद प्रॉब्लम होगी, वो नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। या फिर जैसे हमने कहा ना, इफेक्टर इफेक्टर आपके सेंसरी में या इफेक्टर में या फिर आपके एनालिसिस में और या इंसुलिन सिक्रीशन में, यानी इतने सारे आपके सब टाइप्स हो गए, और ऑल बिकॉज ऑफ होम्योस्टेसिस। एक एक चीज के एग्जांपल हैं नेगेटिव फीडबैक। तो क्या सही होना चाहिए था, बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक। ये सर ने कितनी खूबसूरती से लिखा है, व्हाट इज टू बी क्योर्ड, ईडी। ईडी की फॉर्म कब लगाते हैं हम, पास्ट टेंस में। उस डिजीज, वो तो डिजीज बन गई ना, तो उस डिजीज में क्या गड़बड़ हो चुका है, वो क्या सही होना चाहिए था, व्हाट इज टू बी क्योर्ड, क्या सही होना चाहिए था जो सही नहीं है, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। अब वो समझने वाली बात है कि कहां क्या डिस्टर्ब है, इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर किस लेवल पे गड़बड़ी है। देखो बेटा, ऐसे पढ़ना शुरू करोगे ना, इसलिए मैंने कहा बैक टू बेसिक। आपने जो पढ़ा उसको कोरिलेट करो, उसको समझो। अभी देखो आगे ले जाऊंगा ना तो मेडिसिन भी समझ में आएंगी। चलो, ये तो हम बता ही दिया, पॉजिटिव फीडबैक, रेस्पॉन्स एम्पलीफाइज, यहां पॉजिटिव कर देता है, प्लस कर देता है, प्लस 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 प्लस, जो है यहां पे एक प्लस था, इसने ट्रिपल प्लस कर दिया, पॉजिटिव फीडबैक। क्लासिकल एग्जांपल इज चाइल्ड बर्थ। मदर को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए, मदर को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए, बेबी अंदर है, उसको एक्सपेल करना है, ठीक है। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते ही, जैसे ही सर्विक्स स्ट्रेच में आया, उसने ऊपर भेजा, यहां से उसके पास पॉजिटिव फीडबैक गया, पॉजिटिव फीडबैक। इसने क्या किया, इनहेंस कर दिया, यहां से ऑक्सीटोसिन को भेजा, उसको और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन देना शुरू कर दिया, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन मिल रहे थे उससे ज्यादा और स्ट्रॉन्गर। जब यहां से पुश बढ़ जाएगा तो यहां पे अपने आप बाहर निकलेगा। दिस इज फॉर नॉर्मल डिलीवरी ऑफ चाइल्ड।
तो चाइल्ड बर्थ को, सर्वाइकल स्ट्रेच को देने के लिए उस कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा दिया। ऐसे ही हमारे किस में होता है, हमारी मेडिसिन करती हैं रीनल स्टोन के अंदर। कितने लोग जानते हैं ये हमारे मेडिसिन रीनल स्टोन को पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू बाहर करती हैं। कितने लोग जानते थे इस बात को, बताओ, बोलिए। कितने लोग इस बात को जानते थे? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या सब तक? नहीं जानते बॉस। नहीं जानते। हाँ नहीं देखो, जानते थे सर। आज एक नई चीज पता चल गई आपको, एक नई चीज पता चल गई। रीनल स्टोन के हमारे एक्सपेल्शन का तरीका ही यही है, पॉजिटिव फीडबैक बढ़ा देती है। अब देखो, रीनल स्टोन जब तक बॉडी में है, वो किडनी चाहती है तभी तक है। उसके बाद कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि विदाउट एनी मेडिसिन रीनल स्टोन एक्सपेल आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं, अब उसे फेंकना है। लेकिन हमारी मेडिसिन उसको इजीली कर देती। जब जैसे ही, देखो मैं थोड़ा प्रोसेस समझाता हूं आपको, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, जहां ना समझ में आएगा तो मुझे बताना। देखो, ये किडनी, पेल्विस, यूरेटर, ठीक है, ये आ गया ब्लैडर, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, ठीक है। अब ये यहां था, यहां से स्टोन यहां मूव हुआ, तो जैसे ही मूव हुआ तो इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं अंदर मसल्स में, तभी ये आगे चलता है, ठीक है। ये स्टोन तभी आगे चलता है। अब ये स्टोन इधर से इधर से इधर से आगे बढ़ रहा है, यहां फंसा हुआ है, ठीक। अब जब ये इससे चलेगा तो रगड़ खाएगा, पेन करेगा, एक सीवियर पेन। कुछ लोगों में ये क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। समटाइम्स ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ी देर के लिए, ट्रांजिट, वो ट्रांजिट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो फ्लो है वो बैक फ्लो होता है। और यहां से जो, इसको थोड़ा और बड़ा करके इधर बना रहा हूं, जो हमारी ग्लोमेरुलस है, छन्नी लगी हुई है ना, नेफ्रॉन्स, इसमें ऐसे करके ये हमारी ट्यूब्यूल्स घूम रहे हैं, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स घूम रहे हैं। यहां से तेजी से ब्लड आता है, यहां से छन के वापस, इधर से निकल के वापस, ऐसे छना वापस, दिस इज नेफ्रॉन। और ये ग्लोमेरुलस के थ्रू इसमें कलेक्ट हुआ, यहां जा रहा है ना। अब ये जो जा रहा है, अब यहां से यहां बाहर आना चाहिए और यहां से कलेक्ट होकर के वापस आ गया। यहां से ये जो रुकावट हुई थी इसकी वजह से पीछे आया, इसी कंडीशन को बोल दिया हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब जब ये वापस आया तो इसने इसको वापस से यहां पे स्ट्राइक बैक किया, यहां छन्ने की बजाय ये वापस हो गया। जैसे ये वापस हुआ, इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया, जैसे ही ब्लड प्रेशर और बढ़ा, ऐसे ही हमारे ब्रेन को तुरंत सिग्नल गया, जिसकी वजह से हमें नौसिया, वॉमिटिंग, वर्टाइगो, ये कंडीशंस आती हैं। ये सभी कंडीशन आपने देखी होंगी, रीनल कैलकुलस में अक्सर मिल जाती हैं अलॉन्ग विद द पेन, ठीक है। और ये कोलिकी पेन इसलिए होता है क्योंकि इसके कॉन्ट्रेक्शंस हो रहे हैं और इसमें ये टच हो रहा है। अब यहां पर बॉडी क्या करती है, बॉडी चली जाती है नेगेटिव फीडबैक में। नेगेटिव फीडबैक होने की वजह से वो इसको रिलैक्स कर देती है, और इसको, इस नेगेटिव फीडबैक को बढ़ाता है कौन, एलोपैथिक मेडिसिन। आपको क्या दे दिया, पेन किलर। पेन किलर ने क्या किया, ये प्रोसेस को काट दिया। मैंने कहा ना, ये जो आ रहा था फीडबैक, इसको काट दिया। इसकी एम्पलीफिकेशन, ओ सॉरी, इसकी जो सेंसरी वो है सिग्नल, या तो फैक्टर पे या सेंसरी पर, दोनों में से एक सिग्नल को काट दिया। अब ये आगे नहीं जाएगा, तो आपको पेन ही नहीं फील होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्शन में गया ही नहीं, इसका कॉन्ट्रेक्शन रुक गया, समझ गए। तो आपको पेन फील नहीं हो रहा है, लेकिन पथरी वहीं के वहीं स्टक हो गई। अब वो क्या करते हैं, इसको रोक दिया, कहते हैं अब हम डाल करके उससे निकाल लेंगे, ऑपरेशन कर लेंगे, आपका ऑपरेशन से निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बड़ी बात क्या जरूरत है बाबू, वो वैसे ही निकल जाएगा। अब आपने एलोपैथिक छोड़ करके होम्योपैथिक दवा खाई, इसने क्या किया, आपके पॉजिटिव फीडबैक दिया। इस पॉजिटिव फीडबैक से एनहेंस हो गया, ये एम्पलीफाई हो गई क्या, कॉन्ट्रेक्शन। इस कॉन्ट्रेक्शन को आगे बढ़ा दिया, उसने आगे बढ़ा दिया, वो तेजी से इधर ड्रॉप हुआ और इधर से इधर भागा और यूरिन में बाहर।
पेशेंट रात में कहता है अरे डॉक्टर साहब ये तो रात ही में निकल गया, कहता है कि नहीं कहता है बताओ? जी बॉस। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म विच इज सपोर्टेड ड्यू टू होम्योपैथी। देखिए होम्योपैथी कभी नेगेटिव फीडबैक को कर रही है, कभी पॉजिटिव फीडबैक को, लेकिन करेगी उसी को जो रियली नेचुरली होना चाहिए था। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था, ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था, उसको बाहर करना था। तो यहां पर पॉजिटिव फीडबैक से ही बाहर होता है वो। अगर वो नहीं भी होती तो जिनके अंदर भी बाहर हुआ वो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक हुआ। समझ गए? और इसी चीज को हम बढ़ा देते हैं, इसलिए विदाउट एनी पेन वो बाहर हो जाता है। थोड़ी देर के लिए पेन होता है, जैसे चाइल्ड बर्थ में थोड़ी देर के लिए पेन हुआ, उसमें थोड़ी प्रोसेस अलग होती है, उसमें पार्चुरेशन होता है, उसमें पूरा बोन भी हटती है, सब हटता है, इसलिए पेनफुल प्रोसेस ज्यादा होता है। यहां थोड़ी देर का होता है, ट्रांजिएंट, थोड़ा सा पेन हुआ निकल गया, रुकेगा ही नहीं। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, है ना? मैं आगे चलता हूं। तो दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक में क्या हो रहा है, अपोजेस द इनिशियल चेंज एंड प्रमोट स्टेबिलिटी। कॉमन इन होम्योस्टेसिस, जितनी होम्योस्टेसिस है सबसे ज्यादा कॉमन यही है, सबसे ज्यादा कॉमन यही है। टेम्परेचर रेगुलेशन हो, बीपी रेगुलेशन हो, ग्लूकोज रेगुलेशन हो, एनीथिंग, कोई भी चीज को रेगुलेट करना है, ज्यादातर हमारे जो नेचुरल प्रोसेस चल रहे हैं ऑटोमेटिक वाले, मैक्सिमम के अंदर यही नेगेटिव फीडबैक होता है। कुछ में पॉजिटिव फीडबैक होता है, जैसे चाइल्ड बर्थ, ब्लड क्लॉटिंग, इंजरी होने पर आप देखते हो, इंजरी हुई तो क्या हुआ, उसने क्लॉटिंग करनी शुरू कर दी। यदि इसमें नेगेटिव फीडबैक में चला गया बॉडी तो मोर ब्लड निकाल देता है, और उसकी वजह से आपको मतलब ये जो क्लॉटिंग, सॉरी, जो क्लॉटिंग होनी चाहिए थी वो क्लॉटिंग ना हो करके यहां पॉजिटिव फीडबैक उसने लिया और यहां पर और एक्सेस ब्लड हो गया। यहां एक्सेस ब्लड होने से वो आपकी जानलेवा भी हो सकता है, डेथ भी बना सकता है। और होना क्या चाहिए था, वहां क्लॉटिंग हो जानी चाहिए थी। ठीक है? तो ये इट एम्पलीफाइज द चेंज, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। अब आइए, होम्योस्टेसिस इज नॉट एक्चुअली एब्सोल्यूट कॉन्स्टेंसी। मैंने पहले ही बताया कांस्टेंट बिल्कुल एक्चुअली कांस्टेंट नहीं रहता है। ड्यूरिंग एक्सेस हार्ट रेट बढ़ गया, रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, हीट प्रोडक्शन बढ़ गया, सभी चीजें तो बढ़ी। अब जो इसका नेगेटिव फीडबैक होगा इसमें सभी चीजें घटेंगी। तो ऐसा नहीं हार्ट रेट डाउन हो गई, अरे हार्ट रेट नॉर्मल होगी, जितनी बड़ी थी वो नॉर्मल हो गई। ऐसा नहीं आरआर घट गया, नॉर्मल हो जाएगा, पर नॉर्मल करने के लिए घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि बढ़ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस। अब देखिए क्लिनिकल कोरिलेशन, मैंने बताया ग्लूकोज रेगुलेशन डिस्टर्ब हुआ, डायबिटीज आई। टेम्परेचर रेगुलेशन डिस्टर्ब हुआ, हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया। इसी का अगला वर्जन है मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ, क्या आ जाएगा, हाइपो एंड हाइपर थाइरॉइड। ठीक है? फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन, आपके जितने भी क्लिनिकल डिस्टर्बेंस हैं सब में ये काम करेगा। बीपी रेगुलेशन, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक का कमाल। तो फिजियोलॉजी इज फाउंडेशन ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन। इसलिए अगर बेटा व्हाट इज टू बी क्योर्ड समझना है, ठीक है ना, तो ये अच्छी तरीके से घोट लो कि होम्योस्टेसिस तो पढ़ना पड़ेगा, फिजियोलॉजी तो पढ़नी पड़ेगी। इतनी बात से वाकिफ हो गए सब लोग? समझ में आ गई बातें? सर। जी बॉस। ठीक है ना? ये हमें करना ही पड़ेगा, इसके बिना और कोई चांस नहीं है। तो अगर हम शॉर्टकट अपना रहे हैं खाली मेडिसिन को पढ़ के, उससे काम नहीं बनेगा, आगे फंस जाएंगे। चलिए, तो आज का ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि बाहर से चेंज हुआ, रिसेप्टर से गया, उसने कंट्रोल सेंटर को दिया, वहां से फैक्टर पे आया और रिस्पॉन्स हुआ। क्या? या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। और दोनों ही किसके लिए? टू बिकम नॉर्मल। जो बाहर चेंजेस आए थे
एक्सटर्नल चेंजेस, इसको नॉर्मल करने के लिए ये नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक के अंदर चला जाता है। नेगेटिव फीडबैक क्या है? अपोज इज द ओरिजिनल चेंज, एंड पॉजिटिव फीडबैक क्या है? एम्पलीफाइज, यानी इट प्लस प्लस द कंडीशन, इट माइनस माइनस द कंडीशन। समझ गए? चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, स्वेटिंग इंक्रीज हुई, कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। सभी लोग यही बोल रहे हैं? सभी लोग यही बोल रहे हैं? ए और बी बताओ। बी। और मुझे लग रहा है भाई एक ही जना सुन रहा है क्या क्लास? लाइव तो बहुत सारे दिखा रहे हैं यार। पॉजिटिव है ना? हाँ पॉजिटिव है, बताओ बताओ, ए और बी जल्दी बताओ। दो लोगों ने बी बोला, एक ने ए बोला। बी। चलो 3 लोग बी। और विशाल जी अभी समझाया था, दिस इज नेगेटिव फीडबैक, ये अपोजिट है। कुछ बढ़ेगा तो कुछ घटाना पड़ेगा, और घटाएंगे तो नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा। ठीक है? सेकंड पार्ट इज नेगेटिव, यस। हाँ चलिए, ये हमने समझ ही लिया। इसको आपको मेमोराइज नहीं करना है, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तभी आपको फिजियोलॉजी बिल्ड होगी, दिखेगी। ठीक है, आगे चलें। अब सवाल उठता है होम्योपैथी में, जैसे अभी मैंने समझाया, ये हम व्हाट इज टू बी क्योर्ड समझ सकते हैं, ऐसे ही होम्योपैथी से इसको हम हर चीज में कोरिलेट कर सकते हैं। होम्योस्टेसिस होम्योपैथी की हर जगह पे है। जैसे अभी देखिए, फिजियोलॉजी कहती है होम्योस्टेसिस इज मेंटेन बाय एस्टेब्लिश्ड बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, कार्डियोवास्कुलर, रीनल, इम्यून सिस्टम, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म कंटिन्यूअसली एडजस्ट द बॉडी फंक्शंस। और होम्योपैथिक अप्रोच क्या है? रेमेडी सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइज्ड पिक्चर। रेमेडी शुड नॉट बी प्रेजेंट एज डायरेक्टली रेगुलेटिंग द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। अब हमें समझना है फिजियोलॉजी क्या डिस्टर्ब हुई, उसके बाद समझना है इंडिविजुअल केस में कहां डिस्टर्बेंस। जैसे मैंने बोला था डायबिटीज मेलाइटस का केस, इसमें हमारा जो नेगेटिव फीडबैक डिस्टर्ब हुआ, उसके कई चरण थे। क्या? सेंसरी, एनालिसिस, इफेक्टर, इफेक्टर के बीच में आया इंसुलिन प्रोडक्शन, देन नॉर्मलाइजेशन। अब अच्छा, इससे भी पहले, सेंसरी से भी पहले क्या आया? डाइजेशन, ईटिंग। या तो ईटिंग में डिस्टरबेंस हो रहा है, क्या गड़बड़ खा रहे हो, या डाइजेशन में डिस्टर्ब हो रहा है, एक्स्ट्रा डाइजेशन हो रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा तो ग्लूकोज ज्यादा रुक रहा है, या सेंसरी ज्यादा हो रहा है, सेंसेस ज्यादा आ रहे हैं कि भाई ग्लूकोज ज्यादा है, या एनालिसिस में डिस्टरबेंस हो गई। ठीक है, तो इसने इसको ना प्रोड्यूस करके ऐसे ही काम चला लिया, या फिर इंसुलिन प्रोडक्शन बोला तो ऊपर से तो आया लेकिन इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। तो ये सारी चीजों में कहां डिस्टरबेंस हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा? थ्रू अवर साइंस एंड सिम्टम। और हर व्यक्ति में ये अलग अलग होंगे, इसलिए मेडिसिन भी अलग होगी। क्या कनेक्शन कट गया था क्या? जी बॉस।
चलो रुको, अभी देखते हैं, दोबारा शेयर करता हूँ। मेरी बात कहां तक सुनी थी तुमने? कोई भी एक जना बता दो। मेडिसिन भी अलग अलग होगी। हाँ चलो, तो फिर सुनी ली ना बात ना। चलो आगे चल देते हैं, ठीक है। देन होम्योस्टेसिस इज डिस्टरबेंस, और समझ में कैसे आएंगे वो डिस्टरबेंस हमें? अगर होम्योस्टेसिस में डिस्टरबेंस आया तो थ्रू ओवर साइन एंड सिम्टम। अब ये क्लिनिकल थिंकिंग मोड देखो, होम्योस्टेटिक रेगुलेशन, फिजियोलॉजिकल डिस्टरबेंस हुआ, पेशेंट एक्सपीरियंस सम सिम्टम्स, ऑब्जर्व द कंप्लीट इंडिविजुअल पिक्चर, होम्योपैथिक केस एनालिसिस। अब आप खोलिए एफरिज्म नंबर 6, खोलिए, जितने लोग हो उनमें से कोई भी किसी के पास बुक है, फटाफट खोलो, पढ़ो। अब मैं लाइन बताता हूं, वहां से लाइन पढ़ना। कौन पढ़ेगा बोलो? संदीप है बुक? संदीप? सर बुक यहाँ नहीं है, क्लिनिक पर है। अच्छा, किसी और के पास? डॉक्टर सरिता, सर। आपके पास बुक है? जी सर। हाँ, तो आप लाइन पढ़िए, अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर, सिक्स्थ, ठीक है ना? हाँ। आपको कहां जी से सर। पढ़ना है? इसमें पढ़िए, एक्सेप्ट द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी। चलो आप इसको पूरे को ही पढ़ दो, थोड़ा सा है कितना बड़ा। द अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर वेल अवेयर ऑफ यूटिलिटी, पढ़ो। The unprejudiced observer well aware of the futility of the transcendental speculation which can receive no confirmation from experience. B. His power of penetration ever so great, take note of nothing in every individual disease except the changes in the health of the body and of the mind. Morbid phenomena, accident symptoms, which can be perceived externally by means of the senses, बस that बस बस बस, is इधर ही रुक जाओ, बस बस बस। अब वो कहते हैं, कितना भी एक्सपीरियंस हो, कुछ भी देखा हो, आपको क्या देखना है? टेक नोट ऑफ नथिंग, टेक नोट ऑफ नथिंग, सिर्फ यही नोट करना है। क्या? सिर्फ क्या? एवरी इंडिविजुअल डिजीज के अंदर, हर इंडिविजुअल डिजीज के अंदर, एक्सेप्ट द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी, फिजिकल पार्ट, एक्सेप्ट द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी, फिजिकल पार्ट, एंड ऑफ द माइंड, मेंटल पार्ट। यह कंडीशन, यह डिस्टरबेंस आने के बाद, ये जो पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक डिस्टर्ब हुआ आपका, इसके बाद आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस दिखे, फिजिकली एंड मेंटली। अब वो किससे आया हो, चाहे किसी मॉर्बिड फिनोमिना से आया हो, किसी एक्सीडेंट से आया हो, या किसी भी सिम्टम के द्वारा, किसी भी परिस्थिति के द्वारा आपके अंदर उत्पन्न हुआ हो, आपको सिर्फ फिजिकल चेंजेस के अंदर जो चेंज आए हैं वो देखने हैं, और मेंटल चेंज विच कैन बी परसीव्ड एक्सटर्नली बाय मींस ऑफ द सेंस, आंखों से दिखता हो, खुशबू से, नाक से आता हो, कान से सुनाई देता हो, दिखता हो, या महसूस होता हो, इन सेंसेस के थ्रू हमें, दैट इज टू से ही नोटिस्ड only the deviation from the former healthy state of now disease individual which are felt by patient himself, या तो जो पेशेंट खुद महसूस कर रहा है वो बताए, ठीक है, एंड रिमार्क्ड बाय दोज अराउंड हिम, या जो लोग साथ में रहते हैं वो कहेंगे बड़ा दुखी दुखी सा रहता है, बड़ा बुझा बुझा सा रहता है, वो बताएं, या फिर रिमार्क, या फिर ऑब्जर्व्ड बाय द फिजिशियन, या मेरे को जो दिख रहा है। तो इनके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, समझ गए? बस यही है, यही है होम्योपैथिक केस एनालिसिस इज दिस, यही समझना है बस। अब समझिए, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक सिम्टम को, थोड़ा सा टाइम और ले रहा हूं। टेम्परेचर को ले लीजिए, अगर किसी के अंदर फीवर आया तो व्हाट इज दैट? दिस इज टेम्परेचर रेगुलेशन डिस्टर्बेंस, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। अब नेगेटिव फीडबैक के अंदर डिस्टर्बेंस है, देखो, थर्मोरेगुलेशन। फिजियोलॉजी क्या है? थर्मोरेगुलेशन, नेगेटिव फीडबैक, इसमें डिस्टर्बेंस हुआ। अब कहां हमें समझना है, फीवर का पैटर्न क्या है,
ये अगर डिस्टर्ब हुआ तो टेम्परेचर कहां कहां डिस्टर्ब हो रहा है, क्या कैसे रह रहा है, किन चीजों से बढ़ता घटता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक किन कंडीशंस में आ रहा है आपको, और साथ में क्या हो रहा है कंकमिटेंट्स। ये एक एग्जांपल दे दिया हमने फीवर के लिए। अब आओ पैल्पिटेशन पे, इसमें क्या हो रहा है, अगेन कार्डियोवास्कुलर और ऑटोनॉमिक रेगुलेशन क्या है, अगेन नेगेटिव फीडबैक। अब इसमें क्या हो रहा है, सरकमस्टांसेस, कैसे सेंसेशन हो रहे हैं, इसमें मेंटल एक्टिविटी भी जुड़ गई, आएगा इसमें भी मेंटल, वो इरिटेबल है, काम हो गया है, चुप हो गया, शांत हो गया है ना, तो ये सब चीजें इसमें आएंगी। ऐसे ही मोडालिटी कंकमिटेंट, यही चीजें इसके अंदर है। थर्स्ट, प्यास बुझ ही नहीं रही, ऑस्मो रेगुलेशन, एडीएच मैकेनिज्म डिस्टर्ब हुआ, यानी कि अगेन नेगेटिव फीडबैक। क्या क्वांटिटी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, टेम्परेचर प्रेफरेंस क्या है, ठंडा चाहिए गर्म चाहिए, क्या चाहिए। यहां स्वेटिंग किसी के अंदर हो रही है, भाई एक ऐसी कंडीशन होती है जहां उसको बिल्कुल स्वेटिंग हो ही नहीं रही, अब ये क्या है, अगेन थर्मो रेगुलेशन डिस्टर्बेंस। तो क्या टाइमिंग है, क्या लोकेशन है, किन किन जगहों पे है, कहां ज्यादा होता है, सर में होता है, हाथ पैरों पे होता है, पाम्स में होता है, क्या चीज ट्रिगर करती है, कोई एंजाइटी होने पे, कोई टेंशन होने पे, या कब, सुबह शाम, मोडालिटी क्या है, टाइमिंग क्या है, ये हमारी होम्योपैथी कहती है, यही तो कहती है। तो हमने क्या करा, हमने सिम्टम को, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के सिम्टम्स को खंडित कर दिया, खंड खंड कर दिया, विभाजित कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, उनको पकड़ लिया। और क्या पकड़ना है, टेक्स नोट ऑफ नथिंग डेविएशन फ्रॉम द हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड, बस। आइए आप होम्योपैथिक मेडिसिन समझ लीजिए। व्हेन द पेशेंट्स कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर रिजेंबल द रेमेडी पिक्चर, दैट मेडिसिन बिकम रेलेवेंट इन द होम्योपैथिक केस। जैसे इरिटेबल है, हाइपर सेंसिटिव है, और देखिए डायबिटीज क्यों हुई, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस रहते थे, ब्लड के अंदर ग्लूकोज, कॉन्स्टिपेशन है, लगातार बना हुआ है, निकल ही नहीं रहा, रफेज रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, जितना डाइजेशन होना चाहिए था वही नहीं। कैरेक्टरिस्टिक मोडालिटी देखा नक्सोमे का, डलनेस, हैवीनेस, ट्रेमलिंग, एंटिसिपेटरी एंजाइटी, जैसे ही देखा अरे भाई बाहर जाना है, ये काम करना है, घबराहट शुरू, पैल्पिटेशन शुरू, अगेन नेगेटिव फीडबैक डिस्टर्ब, जलसीमियम। एक और रेस्टलेस एंजाइटी की रेमेडी आ गई, विद वीकनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक थर्स्ट पैटर्न, विद चिलीनेस, थर्मोरेगुलेशन ऑल्सो, क्या, आर्सेनिक एल्बम। अगेन कैरेक्टरिस्टिक थर्स्ट, सेंसिटिविटी, ब्लीडिंग टेंडेंसी, फूड प्रेफरेंस, एवर्जन, और ठंडा 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 चाहिए इसको, तो क्या हो गया, फॉस्फोरस। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किस तरीके से हमें होम्योपैथिक में रेमेडीज ढूंढनी है और कैसे खेल करना है। चलिए, तो अब इसको एक वो बना देते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं पैल्पिटेशन का। तो एक पेशेंट ने कहा ड्यूरिंग एंजाइटी, ट्रेम्बलिंग, स्वेटिंग होती है, पैल्पिटेशन होता है, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन, हार्ट रेट एंड रिदम क्या है, ऑटोनॉमिक एक्टिवेशन हुआ कि नहीं, ब्लड प्रेशर क्या है, रेस्पिरेटरी पैटर्न कितना है, आरआर क्या चल रहा है, कोई रेड फ्लैग सिम्टम, कोई ऐसी चीज जो इसके साथ में आ रही हो, है ना, कोई भी ऐसा करेक्टरिस्टिक, यही करेक्टरिस्टिक यहां है। व्हाट इज करेक्टरिस्टिक, रेडनेस ऑफ फेस, वेरी एंशियस ऑन फेस, पर्सपिरेशन ऑन फेस, क्या है, इससे हमारी रेमेडी क्लियर हो जाएगी। मोडालिटी कब बढ़ रही है, दिन में, डे टाइम ओनली, नाइट ओनली, कंकमिटेंट इसके साथ क्या है, एंजाइटी, पैल्पिटेशन, पर्सपिरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। चलो अर्जेंटम मेट्रिकम, देखो चीजें यहीं से आती हैं, बस हमें समझना है। अब पेशेंट का एक्सपीरियंस, फिजियोलॉजी, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, केस एनालिसिस, अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल, बस इतनी सी बात।
तो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क आपके लिए क्या बनेगा? आइडेंटिफाई द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। रोज यही समझाता आ रहा हूं, फिजियोलॉजी समझो, फिजियोलॉजी समझो, वहां से पैथोलॉजी डिवाइड करो, वहां से क्लिनिकल सिम्टम्स लो, बॉडी के एंड माइंड के। चेक फॉर क्लिनिकल रेड फ्लैग कैरेक्टरिस्टिक। कंप्लीट पिक्चर बन जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड मोडालिटी, इनको लिया, केस रिकॉर्ड किया और रेमेडी तक पहुंच गए। दिस इज ओनली द प्रोसेस। इसी को समझना है, इसको समझने में टाइम लगेगा। बस हमारी तरफ से तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कुछ आपके क्वेश्चंस या आपको कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे बता दीजिए। समझ में आया? जी अब आप लोग बोल सकते हैं भाई, शांत शांत मत रहिए। जी सर। यस सर, समझ में आ गया। कुछ नई अंडरस्टैंडिंग मिली थ्रू बहुत फिजियोलॉजी, जी है ना? बॉस। कैसे हम सोच सकते हैं। हाँ बॉस, काफी कुछ नया है। हम्म नया एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, बैक टू द बेसिक। दिस इज ऑल बेसिक। ठीक है, चलो। अब जिनका छूट गया है, मैं कोशिश की है रिकॉर्ड करने की, अगर रिकॉर्ड हो गया होगा तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ग्रुप पे भी डाल दूंगा, सब जगह डाल दूंगा। ठीक है, चलो, ओके। थैंक यू सर। थैंक राधे यू राधे सर। बॉस। सभी को राधे राधे। थैंक यू सर। सर। राधे राधे।